सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग अपने अपने गम में डूबे हुए थे। कोई किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शाम का समय था। हर रोज हम सब दुख ताजा कर देता था और हम सब घर वाले एक दूसरे से छुप छुप कर अपने गम को अपने कमरे में बंद होकर अपना दुख को हल्का करने की कोशिश करते थे। और ऐसा पिछले एक हफ्ते से हो रहा था। एक हफ्ते में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन हम सब इस दर्दनाक समय से न गुजरे हो। काफ़ी देर तक अपने कमरे में बंद रहने के बाद मैं खुद को मजबूत करके उठी थी। मुझको मजबूत बनना था। अपनी बूढ़ी माँ कमज़ोर बाप को संभालना था। आंगन में लगी बेसन में हाथ धोए और फिर मुंह पर छींटे मारे ताकि हालत थोड़ी सुधर जाए। मेरी आंखों में रोने की चुगली कर रही थी। मुंह धोने के बाद हालत कुछ ठीक हुई थी। मुंह को पोंछती हुई चेहरे से बनावटी मुस्कान सजा भाई के कमरे की तरफ गई थी और दरवाजे पर दस्तक देकर खाना लग जाने की खबर दी थी और फिर वहां से अम्मा बाबा के कमरे में चली गई। जैसे ही मैं कमरे में कदम रखा वह दोनों अपनी आंखें साफ करने लगे। मेरा अंदाजा ठीक था। मेरे आने से पहले वह दोनों रो रहे थे, जबकि मुझे देखकर एकदम से उन्होंने अपने आंसू पोंछे थे और मुस्कुराने लगे। कैसे हम सब एक दूसरे को दिलासे दे रहे थे और बहाने की वजह ढूंढ रहे थे। हम पर जो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे उनसे निकलने के लिए मुश्किल हो रहा था। सर में माँ पापा को उठाया और उन्हें लेकर खाने की टेबल के पास उनको कुर्सियों पर बिठाया और किचन की तरफ चली गई ताकि खाना थाली में डालकर लाऊं। अम्मा बाबा की हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। कैसे वह दोनों एक ही हफ्ते के अंदर अंदर कमज़ोर और लाचार हो गए थे। एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें न जाने कितनी बीमारियों ने आज घिरा था। मैंने खाना बर्तनों में डालकर मेज पर लगा दिया था और फिर अफसोस से भाई के कमरे की तरफ देखा था जो अभी भी बंद था। मैंने फिर से जाकर 2-3 बार दस्तक दी मगर कोई भी जवाब नहीं आया। मैं कुर्सी पर बैठ गई और खाना निकालकर अम्मा और बाबा को देने लगी। थोड़ी देर बाद हम खाने से फ्री हो चुके थे। खाना क्या था, बस नाम के लिए कुछ निवाले खाए थे जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी थी। मैं बर्तन समेटे लेकिन अम्मा के कहने पर एक बार फिर से भाई के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन भाई के दरवाजे को न खुलना था तो ना खुली। थोड़ी ही देर बाद बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी बुआ, चाचा, चाची, ताई सब खड़े थे। सबने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और अंदर हॉल में आकर एक दूसरे से गले मिलकर मिलते ही हमारे माँ बाबा फिर से रोने पड़े थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से दोनों को चुप कराया था। पिछले एक हफ्ते से हमारे घर में यूं ही मातम पसरा हुआ था। मेरा बड़ा भाई, हमारा इकलौता सहारा, एक हफ्ता पहले ही अचानक से हमें छोड़कर जा चुका था। हमारे लिए किसी सदमे से कम न था। हम पर तो कयामत टूट पड़ी थी। किसने सोचा था अचानक इस हादसे के बारे में। अभी 1.5 महीने पहले ही तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। हम सब लोग हंसी खुशी अपने घर में रह रहे थे, जिसे हम सब से हमारी खुशियाँ छीन ली थी और हमें तोड़कर रख दिया था। बुआ, ताई और अम्मा ने भाई की बातें शुरू कर दी, जबकि चाची एक तरफ खामोश बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वह भी अभी नई नवेली ही थी। उनकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे, इसीलिए वह हमसे ज़्यादा घुल मिल नहीं पाई थी। मैं ताई के साथ एक तरफ जाकर बैठ गई। भाई तभी बुआ ने इच्छा जाहिर की कि वो अपने भतीजों को देखना चाहती हैं। बुआ ने मुझे कहा कि मैं उन्हें भाई की शादी का वीडियो लगाकर दे दूं। मैं ना चाहते हुए भी मजबूरन कमरे में लैपटॉप लेने चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा पापा भाई की शादी का वीडियो देखें और फिर से उनकी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाए। लेकिन बुआ की बात भी नहीं टाल सकती थी। मैं लैपटॉप उठाकर लाई और शादी के वीडियो डाल दी। मेरा भाई हंसता खेलता कितना खुश था और न जाने किसकी नज़र लग गई थी। उसको सबके साथ साथ वीडियो देख रहे थे और सब साथ ही बातें भी कहे जा रहे थे। माँ तो बस बार बार भाई को तस्वीर को छूकर प्यार कर रही थी और साथ ही रो भी रही थी। और तभी बुआ भाभी के बारे में पूछा, सरला तेरी बहू कहाँ है। इस सवाल पर अम्मा ने फ़ौरन से मेरी तरफ देखा था, जबकि मैं खुद बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अब भला मैं बुआ को क्या जवाब देती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं बुआ को क्या जवाब दूं। ना झूठ बोल सकती थी और ना ही सच बता सकती थी। बुआ के सख्त मिजाज से हम सब अच्छी तरह से जानकारी थे। अगर बुआ को भाभी के बारे में थोड़ा भी भनक लग जाती तो न जाने कितना तमाशा हो जाता। और हमारा मातम वाला घर था, हम घर में कोई तमाशा नहीं लगवा सकते थे। इससे पहले और अम्मा बुआ को कोई भी जवाब देते, घर के दरवाजे से मोहल्ले और मर्द औरतें आते दिखाई दिए
और यह लोग रोजाना रात को खाने के बाद हमारा दर्द बांटने चले आया करते थे। बाबा, ताया, चाचा मर्दों को लेकर बैठक में चले गए, जबकि औरतें वहीं हॉल में ही एडजस्ट हो गई थी। औरतों को आते देखकर एक सुकून भरी सांस ली थी। चलो, उनके आने से बुआ का ध्यान भाभी की तरफ से हट जाएगा। लेकिन यह मेरी सिर्फ खुशफहमी थी। उन औरतों ने भी हमारे हाल चाल के बाद भाभी का पूछा था, लेकिन हमारे पास किसी को भी बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। अब भला मैं क्या बताती उनको कि उसे तो किसी चीज़ का होश ही नहीं है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं किसी को बता देती हूँ कि भाभी को नींद की गोली देकर सुला दिया गया है। अभी मैं यही सोच रही थी कि इससे पहले ही भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी बाहर आती दिखाई दी। उन्हें देखते ही मैं और अम्मा और शर्म से सब सर झुका लिए थे। कहने लगे, कुछ तो बचा ही नहीं था, हमारे सामने ही हमारी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। अब किसी से क्या शिकायत करते। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई की पसंद ऐसी होगी, लेकिन कर भी क्या सकते थे। जो होना था वो हो चुका था। माँ भाई की बात ना मानती तो आज यह दिन ना देखना पड़ते थे। कभी भी नहीं सोचा था कि भाभी ऐसा व्यवहार करेंगे। सब औरतें की नज़रें भाभी की तरफ होती थी और सब औरतें तौबा तौबा करके कानों को हाथ लगा रहती थी। भाभी के दुख के लिए उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अभी तो भाई को गुजरे मुश्किल से एक हफ्ता ही हुआ था और भाभी की हालत इतनी शर्मनाक थी कि इस तरह के कपड़े पहने थे कि सबकी नज़रें शर्म से झुक गई थी। सब लोग सवालिया नज़रों से मेरी अम्मा को देखने लगे थे। वह भाभी मुश्किल से अपने लाल रंग के भारी लहंगे को संभालते हुए हमारी तरफ आई थी। भाभी चलने के साथ साथ उनके पैरों की बंधी पायल और कलाई में मौजूद चूड़ियों की खनकार से शोर मचाया था। भारी लाल रंग के जोड़े में सजी हुई और भर भर के जेवरात पहने हुए थे और चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान थी जो कि एक दुल्हन की सजी हुई होती है। वह चलते हुए हमारे पास आकर रुकी और कुछ देर खड़ी होकर लैपटॉप पर चलती वीडियो को देखती रही और फिर लैपटॉप उठाकर अपने कमरे में ले गई। बुआ का तो भाभी का होलिया देखते ही पारा हाई हो गया था। तभी वह फौरन से ही उठकर भाभी के पीछे गई थी, मगर इससे पहले कि भाभी ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था, वापस हमारे पास आई और अम्मा की क्लास लेने शुरू कर दी। बुआ ने अम्मा से कहा, सरला, यह तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? क्या तुम इस घर के रीति रिवाज भूल गई हो? तुम नहीं जानती हो कि इस घर में रहने वाले की क्या उसूल है? मगर लगता है बेटे की मौत के बाद तुम सब कुछ भूल गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब याद दिला देती हूँ। जिस औरत का पति मर जाए तो औरत विधवा होती है। उसको इस तरह के रंगीन कपड़े पहनने का कोई हक नहीं, और ना ही सुहाग की कांच की चूड़ियाँ और ना ही जेवरात पहनने का हक होता है। लेकिन तेरी बहू तो देखो, तेरे बेटे की चिता की आग ठंडी तक नहीं हुई और उसने इतने भड़कीले चमकीले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। इस तरह की लिपि पोती तैयार है जैसे सुहागन हो। बुआ का तमाशा शुरू हो चुका था। अब माँ चुपचाप बुआ की बातें सुनती रही। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। बुआ कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। जो कुछ भी था बुआ सच ही कह रही थी। बुआ अभी भी भाभी को घर से निकालने के लिए कह रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं और अम्मा ने सिचुएशन को हैंडल किया था। बुआ को बड़ी मुश्किल से समझाया था। दरअसल जब से भाई की मौत हुई थी, भाभी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उनका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि भाई मर चुके हैं। इसीलिए वो खुद को सुहागन बनाकर रखती थी और भाई का इंतजार करती थी। हमारी पूरी बात सुनकर औरतें अफसोस जाहिर किया था। भाभी, घर में रहना और इनको देखना हमारी मजबूरी थी। अगर मजबूरी ना होती तो खुशी से कौन कहता कि मुर्दे बेटे की पत्नी 8 दिन भी ना गुजरे और फिर भी दुल्हन बनाकर बैठ जाए और घर वाले बर्दाश्त करते रहे। हम खुशी से यह सब कुछ नहीं कर सकते थे, बल्कि हमारी भी मजबूरी थी। कुछ देर बैठने के बाद सब लोग वापस अपने अपने घरों को चले गए, जबकि बुआ जाते जाते अम्मा को भाभी के ऊपर कड़ी निगरानी करने के लिए कहकर गई थी। साथ ही साथ अम्मा को कहा कि इसको समझाओ ताकि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अम्मा ने बुआ की बात सुनकर सिर हाँ में हिलाते ही समझाया था। बुआ को भेजने के बाद हम सब अपने अपने कमरों में आकर सो गए थे। वक्त गुजरता गया, लेकिन भाभी अभी की अभी वैसी की वैसी थी। उनमें जरा से भी बदलाव न आया था। वही यादें, वही हरकतें, और अम्मा उन्हें समझा समझा कर थक गई थी। भाई अब इस दुनिया में नहीं है।
उनने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा था और हम सब ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया है, मगर मजार है कि उस पर रत्ती भर भी असर हुआ हो। वही रोज की दुल्हन की तरह तैयार होना और शादी की वीडियो लेकर कमरे में बंद हो जाती। फिर उसके कमरे से अक्सर बातों की आवाज़ भी सुनाई देती थी। ना जाने वह किससे बातें करती रहती थी। हम बेहद परेशान हो चुके थे, समझ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। धीरे धीरे भाई की मौत की 6 महीने गुजर चुके थे। समय बहुत बड़ा मरहम होता है, बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। समय के साथ साथ हम संभल गए थे। इससे बात भाभी को न जाने उसको कब समझ आनी थी। हम 2 भाई बहन थे, एक मैं थी और एक मेरा भाई। मेरे पापा एक कपड़े का कारोबार था। उनके शहर में कपड़ों की अच्छी दुकान थी जिससे अच्छी आमदनी हो जाती थी और हमारे घर का गुजारा अच्छा से चल जाता था। मेरे भाई ने बीए के बाद कॉलेज छोड़ दिया था और पापा के साथ ही दुकान पर बैठने लगा था। बाबा को थोड़ी सपोर्ट भी मिल गई थी। हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन हम रात का खाना खा रहे थे तो इस दौरान भाई ने अम्मा को कहा कि वह शादी करना चाहता है। अम्मा को तो जैसे मुराद ही पूरी हो गई थी, जबकि बाबा ने घूर कर दोनों को देखा था। अम्मा बाबा को घूरने की कोई परवाह न करते हुए झट से बोली कि मैं आज ही रिश्ते देखना शुरू करती हूँ। तुम बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, ताकि मैं तुम्हारे पसंद के अनुसार ही लड़की ढूंढ सकूं। मगर भाई की अगली बात सुनकर अम्मा की खुशी कम हो गई थी। भाई ने कहा कि लड़की मैं खुद पसंद कर चुका हूँ, आप बस उसके घर रिश्ता ले जाने की तैयारी करें। अम्मा बाबा हैरानी से भाई के मुंह की तरफ देख रहे थे और उन्हें भाई की बात सुनकर दुख हुआ था। आज से पहले तो भाई ने अम्मा बाबा की अनुमति के बगैर कोई काम किया ही नहीं था। आज जब शादी की बारी आई तो जिंदगी का कितना बड़ा फैसला उसने बगैर माँ बाप के मशवरे के कर लिया था। अम्मा भाई को कुछ कहना चाहती थी, मगर बाबा ने अम्मा के हाथ पर हाथ रखकर उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। बाबा समझ गए थे कि उनका बेटा बड़ा हो गया है और अब उसकी उंगली पकड़कर चलने की जरूरत नहीं है। अम्मा ने लड़की के बारे में भाई से पूछा तो पता चला कि लड़की अनाथ है और अपने चाचा चाची के साथ रहती है। 2 दिन बाद ही अम्मा और बाबा जाकर लड़की को देखकर शक्ल सूरत में तो बेहद खूबसूरत थी, मगर आदत और सलीके का पता तो शादी के बाद ही चलना था। वह लोग कुछ अजीब से थे। उन्होंने हमसे किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं की थी और ना ही कोई पूछताछ की थी, और यह बात हैरानी कर देने वाली थी कि वरना कहाँ कोई आजकल के दौर में बिना छानबीन की अपनी बेटी का रिश्ता देता। खैर अम्मा ने उनको अपनी तरफ से एक बार अपने घर पर आने की दावत दी ताकि वह हमारे घर आकर अपनी तसल्ली कर ले, लेकिन उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। लड़की की चाची ने कहा कि बस शादी की तारीख दे और इस तारीख को आकर अपनी अमानत को ले जाए। अब हमारे जेवर की डिमांड के बारे में पूछा तो इस पर भी साफ कह दिया कि वह ना तो जेवर लेंगे और ना ही दहेज देंगे। उन लोगों ने हमें सिर्फ 15 दिन का समय दिया था, जिसे अम्मा बाबा बड़ी मुश्किल से 1 महीने का करवाया था, क्योंकि हमने भी तो अपनी तैयारी करनी थी। आखिरकार अम्मा लड़की के हाथ में भाई के नाम की अंगूठी पहनाकर आ गई थी। करती भी तो क्या करती, इकलौते बेटे की पसंद जो थी उसकी खुशी को देखते हुए यह कड़वा घूंट भरना ही था। हर दिन गुजरते गए और तैयारी शुरू हो गई थी। अम्मा ने भाई को 2 बार समझाने की कोशिश भी की थी कि तू यूं जल्दबाजी में ठीक नहीं है, बेहतर तो है कि कुछ समय और ले लो और अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला करो। मगर भाई ने अम्मा को कन्विंस कर लिया कि उनका फैसला बिल्कुल ठीक है, मगर यह तो वक्त ही बताने वाला था कि उनका फैसला सही है या गलत। समय पर हम भाई की पसंद की लड़की को विदा कराकर घर ले आए। खानदान बने लड़की के खानदान के बारे में सवाल उठाए थे। लड़की के चाचा और चाची ने विदाई करके दूसरे दिन ही शहर छोड़कर चले गए थे। भाभी ज्यादातर अपने कमरे के अंदर ही रहती थी। उनकी शादी को 6 दिन गुजर गए थे, मगर से बाहर खाने के समय वो कमरे से बाहर आती थी। नई नई शादी हुई थी, हमने भी ज़्यादा डिस्टर्ब करना उन्हें ठीक ना समझा था। एक दिन भाई ऑफिस से आए, खाना खाने के बाद कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद भाई भाभी को लेकर कमरे से बाहर आए और अम्मा से कहा कि वह भाभी को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं। शाम का समय था, सर्दियों के दिन थे, अंधेरा जरा जल्दी हो जाता था। अम्मा ने भाई को रोक कर कहा कि इस वक्त जाना सही नहीं है, इस वक्त मत जाओ, कल दिन में चले जाना। वैसे भी अंधेरा बहुत फैल गया है, तुम लोग कहाँ घूमोगे फिरोगे। भाई ने भाभी की तरफ देखा और अम्मा से कहा कि अम्मा इसका भी दिल जाने का कह रहा है, आप चिंता न करें, हमें अब बस यहीं सड़क पर चहलकदमी करके वापस आ जाएंगे। अम्मा भाई को रोकना चाहती थी, मगर भाई पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। अम्मा को लाकर कुर्सी पर बिठाया। अम्मा का दिल बेहद घबरा रहा था।
कुछ ही देर बाद भाई भाभी को लिए तेजी से अंदर दाखिल हुए थे। भाभी को कमरे में छोड़कर वापस जाने लगे। पता नहीं क्यों उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं भागकर भाई के पास गई कि क्या हुआ, तो भाई ने मेरी तरफ बात का जवाब नहीं दिया और बाहर जाने लगा। अचानक दरवाजे के पास पहुंचकर भाई रुका और फिर दौड़कर अम्मा के कदमों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। अम्मा का दिल तो दहल गया था कि कौन सा माँ होगी जो अपनी जवान औलाद को यूं रोता देख सकती थी। अम्मा ने भाई को अपनी गोद में भर लिया और उसे चुप कराने लगी, लेकिन कुछ देर बाद भाई के रोने की कमी आ गई थी। अब यूं ही भाई का सर गोद में रखे नीचे बैठी रही। उनको लगे शायद भाई सो गया होगा। अम्मा पूरा घंटा वहीं पर जगह जमीन पर ही बैठी रही थी, कहती कि भाई नींद में है कोई। हालांकि मैंने कई बार अम्मा को कहा कि भाई को उठाएं कि वह जाकर अपने कमरे में आराम करे और आप भी उठे ठंडे फर्श पर उठ जाए, लेकिन अम्मा ने मुझे रोक दिया। खैर मैं खाना बनाने में बिजी हो गई। खाना मेज पर लगाने के बाद जब मैं अम्मा को खाने के लिए बुलाने गई तो वह भाई को जगाने लगी और जैसे ही अम्मा ने भाई की कलाई पकड़ी, एकदम से बेधड़क पीछे हुई थी और फौरन से भाई को टटोलने लगा, सीधा करने लगी। अगली ही चीज पूरी गूंज गई थी। मैं भागकर अम्मा के पास पहुंची। भाई हालत देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैंने फौरन भाई का नक चेक किया। भाई का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वह तो बस एक मुर्दा शरीर बचा था जिसमें जिंदगी नाम की कोई हलचल ही नहीं थी। अम्मा चिल्ला रही थी। वह कहाँ जानती थी कि उसका बेटा यूं ही गोद में सोते हुए हमेशा के लिए सो जाएगा। अगर अम्मा जानती तो उसका बेटा दोबारा कभी नहीं उठेगा तो कभी उसे सोने ही न देती। मगर नसीब से कौन लड़ सकता था। घर में कोहराम मच गया था। मोहल्ले और खानदान वाले सभी इकट्ठे हो गए थे। हर एक को इस बात की खबर मिल गई थी कि हर एक की आंखें रो रही थी, हर एक के दिल खून के आंसू रो रहा था। अम्मा तो रो रो कर अपनी हालत खराब कर गई थी और भाभी अपनी होश खो बैठी थी। 1 घंटे में उसे कई बार बेहोशी के दौरे पड़ चुके थे। उसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी ना उतरी थी, फिर यह कैसा हादसा हो गया था। सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा करने वाला यूं शुरू में ही तन्हा छोड़ गया था। ना जाने भाई को क्या हुआ था। अभी तो दोनों हंसते खेलते अच्छे भले घर से बाहर घूमने के लिए गए थे और फिर अचानक भाई को क्या हुआ था, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और भाभी भी होश में ना थी, उनसे कुछ पूछा जा सकता। ठंड में पड़े रहने की वजह से भाई का बॉडी अकड़ गई थी, इसीलिए जल्द से जल्द भाई का अंतिम संस्कार के बारे में सोचा गया। इस बीच अम्मा का बीपी कई बार हाई हो गया था। भाई के अंतिम संस्कार होते ही बाबा को हार्ट अटैक आया था। अब और बाबा को फौरन से अस्पताल ले जाया गया। 6 घंटे अस्पताल में रहने के बाद लगभग सुबह के समय उनकी वापसी हुई थी। हमारे घर में बिल्कुल मौत का सन्नाटा छा गया था। दिन तक रिश्तेदार आते रहे, उसके बाद वह सभी अपने अपने घर को चले गए। अभी हम लोग सदमे से बाहर भी ना निकले थे जब भाई के मौत के दिन भाभी को अपने कमरे में बाहर आई थी और भाभी की हालत देखकर हमें झटका सा लगा था, क्योंकि भाभी पूरी तरह से दुल्हन की तरह तैयार हुई थी और घर में इधर उधर देखते हुए खुद से बातें कर रही थी। थोड़ी देर देखते नहीं थे, फिर जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। पूरी रात उसके कमरे से बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। भाभी को भाई के मौत का गहरा सदमा लग गया था। वह अपने होशो हवास खो चुकी थी और बिल्कुल पागल हो गई थी। अम्मा को उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती थी ताकि वह लोगों के सामने न आ सके, मगर रात को सब लोगों ने उसकी हालत देख ली थी। भाई को गए 6 महीने हो गए थे, लेकिन भाभी हमारे ही घर में रह रही थी। हालांकि अब उसका हमारे घर में रहने का कोई मकसद नहीं बनता था, लेकिन हमारे पास उन्हें अपने घर में रखने के अलावा कोई मतलब ही नहीं था। बाबा कई बार चाचा के घर का चक्कर लगा चुके थे, लेकिन उनके घर में ताला लगा हुआ था और उनके जो नंबर थे वो भी बन जा रहे थे। एक दिन हम यूं ही बैठे हुए जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो रिश्ता करने वाली आंटी थी और उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो मेरे लिए रिश्ते के लिए आए थे और मुझे उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बोला। मैं सिर हिलाती किचन में चली गई। कुछ देर बाद ही भाभी अपने कमरे से निकलकर बैठक में चली आई। वहां बैठी एक औरत ने भाभी को देखा और हैरत का इजहार किया। अम्मा ने भाभी का इंट्रोडक्शन करवाया। जैसे ही उन औरतों ने नज़र भाभी के चेहरे पर पड़ी, वह चौंक गई और अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। फिर अम्मा से कहे कि इस घर में रिश्ता नहीं कर सकती। उसके बाद 3-4 रिश्ते आए थे, लेकिन हर बार रिश्ते के आए हुए लोग भाभी की शक्ल देखते ही रिश्ते से इनकार कर देते थे। ना जाने चेहरे पर क्या ऐसा किया गया था। उस दिन हमारे घर में यूं ही रिश्ते वाले आए और कुछ ही देर बाद उठकर चले गए। शाम के समय उन्होंने रिश्ता करने वाली आंटी ने ना भिजवा दिया।
अम्मा गुस्से से भाभी की तरफ गई और कहा कि आज वह भाभी को घर से निकाल देंगे, क्योंकि उसकी वजह से हर बार ही मेरा रिश्ता ठुकरा जा रहा है। अम्मा गुस्से से दरवाजे के धक्का दिया और दरवाज़ा झटके से खुला। सामने का मंजर देखा तो अम्मा एकदम से चीख निकल गई। मैं बाहर आई तो अम्मा की चीख सुनकर मैं भी, बाबा भी फौरन भी भाभी के कमरे की तरफ दौड़े। सामने का मंजर दिल को दहला देने वाला था। हमारी आंखों के सामने ही भाभी पंखे से लटक रही थी और बेड पर लैपटॉप पड़ा था जिसमें भाभी का चेहरा नजर आ रहा था और वह बार बार भाभी का नाम लेकर उसको रोकने को बोल रही थी। बाबा ने जल्दी से भाभी को थामा और उनके गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर बिठाया। भाभी नजरें झुकाए किसी मुजरिम की तरह बैठी हुई इस वक्त कहीं से पागल नहीं लग रही थी। मैंने उसे पानी लाकर पिलाया। उसके बाद जब उसकी हालत कुछ ठीक हुई तो अम्मा ने उससे पूछा कि बताओ सारी कहानी क्या है, क्योंकि इस बात को तय हो गया था कि भाभी पागल नहीं थी, वह सिर्फ इस बात का ड्रामा कर रही थी। और वह ऐसा क्यों कर रही थी वह तो अब वही बता सकती है। दूसरी हैरत की बात तो यह थी कि अगर वह यहाँ थी तो अभी थोड़ी देर पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर कौन औरत थी जो बिल्कुल भाभी की कॉपी थी। और सबसे भाई की मौत की वजह क्या थी, भाई की मौत का क्या कारण था, और यह बात हमें भाभी ही बता सकती थी। भाई को ऐसा कौन सा सदमा पहुंचा था जिसने उनकी जान ले ली थी। इससे पहले भाभी कोई जवाब देती अचानक भाभी का नाम पुकारती हुई अंधाधुंध तूफान की तरह एक औरत हमारे घर में दाखिल हुई थी और आने के साथ ही उसने भाभी के मुंह पर थप्पड़ मारा था और उसके बाद उसने भाभी को गले लगा लिया था। जबकि हम सब लोग कंफ्यूज थे, उसे देख रहे थे। यह तो वही भाभी की हमशक्ल औरत है। हमारी मौजूदगी महसूस करके वह औरत हमारी तरफ मुड़ी थी। उसके कपड़े पहनने का जो तरीका था बहुत ही बेहुदा था, जो बाबा के साथ साथ हमें भी नजरें झुकाना पर मजबूर कर गया था। बाबा तो फौरन कमरे में चले गए थे। मेरी भाभी चिल्ला चिल्ला कर उस औरत को यहाँ से जाने को कह रही थी। जब उस औरत ने मेरी माँ से कहा कि वह भाभी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हैं और उनको अपने साथ ले जाना चाहती हैं, मगर उसकी बातें सुनकर भाभी फौरन से दौड़कर अम्मा के पीछे छुप गई और अम्मा के हाथ जोड़ने लगी कि मुझे अकेला ना छोड़े, इस औरत के साथ बिल्कुल भी ना भेजे, वरना यह औरत मुझे मार डालेगी। भाभी बेहद डरी हुई थी और डर से काँप रही थी। अम्मा ने भाभी को अपने साथ लगाए हुए तसल्ली दी और यह तुम्हें कुछ नहीं करेगी, बस तुम यह बताओ कि औरत कौन है और तुम्हारा इसका क्या रिश्ता है। इसके बाद भाभी ने जो कुछ हमें बताया सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। दरअसल औरत भाभी की हमशक्ल थी और एक तफायत थी और बदकिस्मती से भाभी की माँ थी। इस औरत को एक अमीर आदमी से शादी कर कोठी से निकाल कर ले गया था जहां इसकी औलाद हुई, लेकिन उसने तवाइफ वाले काम न छोड़े थे, जिससे तंग आकर इसके पति ने इसे तलाक दे दी और इसकी बेटी के साथ इसे घर से निकाल दिया था। भाभी की मां ने भाभी को अनाथ आश्रम में छोड़कर कोठा संभाल लिया था और वापस मुड़कर कभी भी अपनी बेटी की खबर न ली थी। और भाभी की मुलाकात कपड़े की दुकान पर भाई से हुई थी, जहां उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। भाभी को पता था कि अम्मा अनाथ आश्रम में रहती लड़की से कभी भी उनकी शादी नहीं कर पाएगी, इसीलिए उन दोनों ने एक फैमिली को कुछ पैसे देकर चाचा चाची बनने को राजी किया। तभी वह लोग शादी के दूसरे दिन ही गायब हो गए थे। भाई ने शादी पर जिन गाने बजाने वालों को बुलाया था औरत भाभी की माँ थी, लेकिन उस वक्त नहीं जानती थी कि उसकी बेटी की शादी है, फंक्शन है। लेकिन भाभी को देखती ही वह पहचान गई कि वह उसकी बेटी है। अपनी बेटी को जवान और खूबसूरत देखकर वह बहुत खुश हुई थी। अब उसका इरादा अपनी बेटी को कोठी पर बैठाने का था, मगर अफसोस कि भाभी की शादी ने उनका प्लान काम न कर दिया। मगर वह मौके की तलाश में थी कि कब उसे मौका मिले और भाभी को उठाकर ले जाए। भाभी की बदकिस्मती कहे या उस औरत की खुशकिस्मती, जब भाई और भाभी घूमने के लिए घर से निकले थे तो औरत ने इन दोनों को देख लिया था और फिर इसके दिमाग में यह चला कि भाई को अपने बारे में बता दिया और साथ ही यह भी कहा कि मेरी बेटी तवायत है। तुम यह मत सोचो कि यह तुम्हारी पत्नी अनछुई है, पवित्र है। यह मेरे साथ कोठी में काम करती है और न जाने कितने मर्दों का बिस्तर गर्म कर चुकी है। वह तो मुझसे नाराज हो गई थी, इसलिए मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर अनाथ आश्रम में चली आई थी। वहाँ इसलिए तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और तुमसे शादी कर ली। उस औरत ने सोचा यह बात सुनकर भाई भाभी को तलाक दे देगा, मगर भाई को भाभी से मोहब्बत थी और उसे तलाक न दे सका। मगर उसके तवाइफ होने की सुनकर यह सदमा बर्दाश्त न कर पाया
और जिंदगी की बाजी हार गया। भाई की मौत के बाद भाभी की माँ की रास्ता भी साफ हो गया था। भाभी ने अपनी माँ से बचने की खातिर पागल हो जाने का नाटक शुरू कर दिया, लेकिन अब वह भाभी की माँ को पता चल गया कि भाभी पागल नहीं। तभी उसने भाभी को अपने साथ ले जाने की, जिस पर भाभी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। भाभी कहते कहते रो पड़ी थी, जबकि वह औरत घुसली नज़रों से भाभी को घूर रही थी। और जब अम्मा आगे बढ़कर उस औरत के मुंह पर थप्पड़ मारा था, वह औरत इसी काबिल थी। उसके मुंह से झूठ की वजह से मेरा भाई मर गया था, उसकी बेटी विधवा हो गई थी। वह औरत जिसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, वह कैसे किसी और की हो सकती है। ऐसी औरतों का खुला रहना ठीक नहीं था। अम्मा ने इस वक्त 100 नंबर पर कॉल लगाकर पुलिस को हवाले कर दिया था। उसके बाद अम्मा बाबा ने भाभी की शादी एक अच्छा रिश्ता देखकर कर दी थी। भाभी अब अपने घर में खुश है और धीरे धीरे भाई का गम उनके दिल से निकल गया है। सच कहा जाता है, मरने वाले के पीछे जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि जिंदगी की रफ्तार बढ़ती रहती है। हम लोगों के दिलों में भी भाई का गम निकल गया था, लेकिन उनकी याद अभी भी दिल में किसी कोने में दबी हुई थी। कभी कभी उन्हें याद कर लेते हैं। भाभी की शादी 1 साल बाद अम्मा ने मेरी भी शादी कर दी और अम्मा बाबा तीर्थ यात्रा पर चले गए। मैं कभी कभी भाभी से मिलने जाती हूँ। वह हमारा बहुत एहसान मानती हैं। हमने उनकी ज़िंदगी खराब होने से बचा ली थी। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।